जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो जंग है ईरान और इजराइल के बीच आगे बढ़ती जा रही है और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ईरान पीछे हटने को तैयार है। हालांकि इजराइल ने ये जंग शुरू की थी, तो किस तरह से इसे समझे। आलोक जी, सबसे पहले आपका रुख में जानना चाहूंगी, क्या लग रहा है, क्योंकि पीएम मोदी हालांकि शांति की बात कर रहे हैं, तो क्या मध्यस्थता हो सकती है भारत की तरफ से? देखिए गीतू जी, अभी की परिस्थिति में तो नहीं लगता है कि कोई मध्यस्थता की बात कहीं से हो रही है, लेकिन इतना तय है कि यूएनओ और जो नाटो, G7, G3 ये सब ट्रोजन हॉर्स बन के रह गए हैं। इनकी कोई सुनता नहीं है और ना इनका कोई कारगर रोल इन चीजों में देखने को मिल रहा है। तो ये तो सिर्फ कागजी घोड़े बन के रह गए हैं। और जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल और ईरान का युद्ध आगे की ओर बढ़ रहा है, अब तो अमेरिका में भी इसके विरुद्ध, डोनाल्ड के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ईरान मानने को किसी कीमत पर तैयार नहीं है। तो ये भीषण वार की तरफ बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे आप देखेंगी कि ईरान के पक्ष में जो ये 56 कंट्रियां हैं, जो ये सिस्टर कंट्रीज जिसको बोलते हैं जी। उसमें से कुछ देश ओपनली इसके साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे इस्लामीकरण के नाम पर ये लोग एकजुट होते चले जाएंगे और ये निश्चित तौर पर एक भयंकर युद्ध की तरफ इंगित कर रहा है। जी, ठीक है, यानी कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि यहाँ पर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है और अभी आहट मानी जा रही है अगर यहाँ पर कोई मीडिएशन नहीं किया गया। अजय जी, क्या लगता है आपको, सर, जो हालात अभी बने हुए हैं, इन हालातों में आप कैसे देखते हैं? क्या ईरान कोई समझौता वार्ता करने के लिए तैयार होगा? क्या जिस तरह से रूस कह रहा है कि मैं बीच में आता हूँ बातचीत करने के लिए, मीडिएशन के लिए, क्या दोनों देश रूस को ये मौका देंगे या फिर भारत की अहम भूमिका रहेगी या फिर ये युद्ध ऐसे ही जारी रहेगा? देखिए, ये युद्ध तो अभी होगा और जारी रहेगा। दूसरी, ईरान जो है वो झुक जाएगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ईरान के बहुत सीधी सी बात है, उनका सिद्धांत है या उनको इमाम हुसैन की एक बात पर वो अमल करते हैं, जिल्लत की ज़िंदगी से बेहद है इज्जत की मौत। और मैदान करबला में लड़ाई हुई थी ईरान का, और ख़ास तौर से उसमें शिया हजरात है, उनका यह है कि युद्ध अगर जायज़ है तो युद्ध लड़ेंगे, क्यों ना उसमें हम मारे जाएं। ये एक ईरान का, ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये वर्ड का माना हुआ डिजर्ट फॉक्स जिसको बोलते थे, हिटलर के सेनापति ने लिखा था, रोमेल ने। और यही बात माउंटगोमरी ने भी लिखी थी कि ईरान के लोग अगर युद्ध में उतर गए तो वापस नहीं होने। अब यह है, ईरान का नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अब आई बात इस्लामिक कंट्री की, उस पर मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बतला रहा हूँ, इस्लामिक कंट्रियाँ सारी ईरान के साथ किसी भी सूरत पे एक नहीं होंगी। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, ईरान शिया हजरातों की कंट्री है और शिया हजरातों के अलावा सबसे बड़ी बात है, बगल में ईरान इराक युद्ध हुआ था। इराक ने, जिस समय ईरान इराक युद्ध के बाद इराक ने ख़ास तौर से कुवैत पे कब्जा किया था, वो आगे बढ़े थे, उस समय अमेरिका से युद्ध हुआ था। अमेरिका से युद्ध में ईरान ने अपने काफ़ी शस्त्र, काफ़ी जहाज, काफ़ी टैंक पीछे रिजर्व के लिए रख दिए थे, ईरान ने नहीं दिए थे। उस चीज़ को इराक भूला नहीं। दूसरी, इराक के खिलाफ खुल करके जॉर्डन है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मिसाइल्स इन्होंने इजराइल के लिए दागी हैं वो जॉर्डन पे उन्होंने गिरा ली हैं। दूसरी, सऊदी अरबिया भी, हकीकत ये है कि अपरोक्ष रूप से इजरायली जहाज वहाँ से हो करके अटैक कर रहे हैं। इराक की भी हल्की सी सहमत है, पूरी इस्लामिक कंट्रियाँ ईरान के साथ नहीं होंगी, खुल करके ओपन वो शो करेंगे, परंतु अंदर से वो ईरान को निपटाने में ईरान का नुकसान होगा। मगर अब ये है कि हार की बात है, ना ईरान खत्म होगा, ना ईरान का वजूद जाएगा। उसकी वजह है ईरान पे जो लीडर्स है खामनेई, उनकी वहाँ पे पकड़ बहुत अच्छी है, हर शख्स उनको बहुत ज़्यादा मानता, शिया हजरातों के सबसे बड़ी शख्सियत है। दूसरी बात, वो खुमैनी का देश है। खुमैनी वर्ल्ड के इतिहास में सबसे बड़ा जलूस, सबसे बड़ा स्वागत किसी के कंट्री में वापस आने पे हुआ था तो खुमैनी का हुआ। इसलिए ईरान ख़त्म नहीं होगा, मगर ईरान बहुत नुकसान होगा। ईरान के साथ जो सबसे बड़ा घात करेगा वो पाकिस्तान करेगा, इराक करेगा, जॉर्डन खुद करके कर रहा, सऊदी अरेबिया खुद करके खुल करके कर रहा।
तो ये बात है जी, यानी अभी कोई हालात नहीं है कि शांति व्यवस्था हो जाए दोनों देशों के बीच कोई में। प्रश्न ही नहीं उठता जी सर। ठीक है, हमारे साथ वॉर रूम से मेरे सहयोगी विवेक शांडल्य भी जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरह के हालात अभी बने हुए ईरान और इजराइल के बीच में, और ऐसे में अमेरिका की भी एंट्री हो जाती है, हालांकि यूएनएससी में बैठक हो रही है, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन वहां पर भी देश बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ईरान पहुंचा था यूएनएससी इस सोच के साथ कि शायद कुछ अमेरिका को लताड़ पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किस तरह से अब ये पूरा माहौल समझें? देखिए गीतू, और मैं आपको और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर अमेरिका का एक ही लक्ष्य है, वो तख्ता पलट कराना चाहता है। लेकिन जैसे कि अजय जी जो वरिष्ठ पत्रकार है और आलोक जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, खुमैनी को ईरान की सत्ता से हटा पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ईरान को बेशक कमजोर कर पाएगा अमेरिका, लेकिन ईरान से खुमैनी को निकाल पाना ये सब बहुत बड़ी चुनौती की बात है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले के लाइव अपडेट्स क्या क्या हैं वो मैं जल्दी से दर्शकों को वॉर रूम से बता दूं। इस वक्त जो है अभी बैठक होने वाली है आज डोनाल्ड ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले एक संबोधन दिया है, उसमें कहा है कि ईरान में तख्ता पलट होना चाहिए, उसकी पैरवी की है। और जैसे वो कहते रहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इस बार मेक ईरान ग्रेट अगेन उन्होंने कहा है। साथ ही साथ बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि रात में जो इजरायली डिफेंस फोर्स है उसने ईरान के मिसाइल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको निशाना बनाया। जैसे कि आपको पता है, दर्शकों को भी पता है कि ईरान का जो अगर असली ताकत है वो उसके मिसाइल्स हैं, उसके ड्रोन्स हैं। तो अब जो टारगेट है वो उनके मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को किया जा रहा है, जहां पर ईरान मिसाइल्स बना रहा है उनको टारगेट किया जा रहा है। और आपको याद होगा कि कल अमेरिका ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया था। ये तीनों न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट थे, जहां पर दावा ये किया जा रहा है कि यहां पर यूरेनियम जो हथियार परमाणु ग्रेड का वो उसको एनरिच कर लिया गया था। तो ये इस वक्त की अभी ताजा अपडेट है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज कई चीजों पर नजर रहने वाली। आपने यूएनएससी की भी बात की। यूएनएससी देखिए आज की तारीख में यूएनएससी हाथी के दांत की तरह हो गया है कि दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और। यूएनएससी में वो पावर बची नहीं है, क्योंकि गुटबाजी और बाकी चीजें हम यूएनएससी में देखते हैं। यूएन की भी वही हालत है, यूएन से बहुत राब्ता पूरी दुनिया का रहा नहीं है, यूएन में भी बहुत ताकत बची नहीं है। तो और इन सब के बावजूद अमेरिका को रोक पाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया की मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी भी है और उनके पास सबसे ताकतवर सेना और हथियार भी है। तो फिर अमेरिका को रोक पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अमेरिका ने जहां जहां युद्ध की शुरुआत की वो युद्ध बहुत दिनों तक चला है। चाहे वो आप ताइवान का युद्ध देख लें, माफ कीजिए वियतनाम का युद्ध देख लें, चाहे आप अफगानिस्तान का युद्ध देख लें, इराक सीरिया का युद्ध देख लें, ये दशकों तक चले। तो एक सवाल ये भी है, आप अपने को पैनलिस्ट से पूछिएगा जो आपके पैनल पर हैं, अजय जी और आलोक जी, और तो चक्रपाणी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। क्या ये एक ऐसा युद्ध होने वाला है जो आने वाले 4-5 सालों तक, 8 सालों तक, इराक ईरान का युद्ध 8 सालों तक चला था, अफगानिस्तान का युद्ध करीब 20-25 साल तक चला। तो अमेरिका जहां जहां युद्ध में गया उस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला, युद्ध का कोई परिणाम नहीं आया। हाँ, उसने युद्ध की शुरुआत जरूर करा दी और नुकसान बहुत हुआ। बिल्कुल, और यही हाल रूस यूक्रेन का भी है, उसका भी नहीं पता कितने सालों तक ये युद्ध चलने वाला है। सपोर्ट जरूर यहाँ पर यूक्रेन का अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा था। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी। चक्रपाणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह के हालात बने हुए हैं वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ईरान को लेकर और इसराइल को लेकर किस तरह का रुख रहने वाला है दोनों देशों का, क्या जंग रुकेगी नहीं रुकेगी। लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है कि बहरीन और कुवैत में हलचल तेज हो गई है। यहाँ पर लोगों से कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर जाए, अलर्ट रहे। तो इसके पीछे के क्या आपको मायने लग रहे हैं सर? क्या कोई हमला हो सकता है, इन एयरबेसेस पर अटैक किया जा सकता है? सबसे पहले गीतू जी, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, नमस्कार। देखिए, ईरान की स्थिति जो है वो काफी खस्ता है, लेकिन ये भी मत भूलिएगा कि ईरान एक बहुत पुराना देश है और उसकी एक खासियत है। बाकी सभी इस्लामी देशों में जब जहां जहां इस्लाम गया वहां पे उर्दू वो सब आ गया है, अरबी भाषा ही है, लेकिन यहाँ पे फारसी अभी तक चल रही है। ठीक है, एक तो ये सिविलाइजेशनल कंट्री है ईरान। दूसरी, ईरान का जो मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, ईरान के पास मिसाइल सब बची कितनी है? बहुत कम। उसके बाद देखिए, मिसाइल अपने आप तो उड़ नहीं सकती, उनके लिए चाहिए लॉन्चर। लॉन्चर दो ही किस्म के होते हैं, या तो एक स्टेशनरी होता है जो आपने फिक्स कर दिया है, और एक होता है मोबाइल। मोबाइल लॉन्चर्स के ऊपर इजराइल ने पिछले 2-3 दिनों से
है ना, बिल्कुल सिलसिलेवार हमला कर करके वहां पे उसके जो मोबाइल लॉन्चर हैं मुश्किल से 20 से कम ही बचे होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं है। स्टेशनरी लॉन्चर्स खत्म हो चुके हैं। तो उसके बाद अब बचता क्या है? ड्रोन। ड्रोन की रेंज क्या है? ड्रोन की रेंज जनरली लिमिटेड होती है। हाँ, हैं जो ड्रोन जो बहुत दूर जाते हैं, लेकिन जनरली लिमिटेड होती हैं। और वो लिमिटेशन को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है एहतियात के तौर पे, हो सकता है खुफिया जानकारी मिली हो, बहरीन और कुवैत और उस एरिया में उन्होंने कह दिया कि आप जरा सा सुरक्षित स्थानों में जाना शुरू करिए। लेकिन दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे, एक नहीं चार कैरियर टास्क फोर्स इस एरिया में बैठे हैं, 3 अमेरिका के और 1 ब्रिटेन का। इसके साथ साथ पेट्रियट मिसाइल के दस्ते हैं यहाँ पे, हार्ड के एक दस्ता है यहाँ पे, और 1 पेट्रियट मिसाइल सिर्फ मेक्का के लिए रखी गई है। तो ये तो पूरी तरह से तैयारी है कि जो भी आएंगे ड्रोन उनके ऊपर खत्म कर ही ले जाएंगे। क्यों मैं विश्वास के साथ कहता हूँ? इसलिए कि ड्रोन जनरली लो स्पीड होते हैं, जनरली उनको है ना आप निकाल सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के साथ जरा सी समस्या होती है, लेकिन इसमें थार्ड और पेट्रियट में थोड़ी बहुत क्षमता, थार्ड में स्पेशली क्षमता है बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी निकालने की। पिछले कुछ दिनों में आप ये देखिएगा, कल कितने हमले हुए ईरान के मिसाइल के साथ इजराइल पे, मुश्किल से 40। शुरुआत में हुए थे 250। साफ दिखा रहा है कि ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं वो कम होती जा रही हैं, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वहां पे कम से कम, और नहीं तो जितनी भी मिसाइलें थी अब उससे 40% के आसपास बची हैं। कुछ तो उसको अपने पास लास्ट डेट के लिए रखनी ही पड़ेंगी। तो इसलिए उसके पास क्षमता बहुत कम है। हाँ, एक ही जगह उसके पास थोड़ी बहुत क्षमता बचती है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर कुछ करे। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अगर कुछ करेगा तो इसका यही मतलब है कि अपने नाक काटना, क्योंकि आपको अपना मुंह अच्छा नहीं लगता है। जी। सबसे ज्यादा तेल ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलता है। ईरान का सबसे ज्यादा जो थोड़ा बहुत उसको दे सकता है सपोर्ट, वो है चाइना। चाइना का 80% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ईरान के खड़ग आइलैंड से निकलता है। अब आप ये बताइए कि अगर ईरान यहाँ पे कुछ करेगा तो उसका सबसे अच्छा दोस्त जो उसको कुछ कर सकता है वो है चाइना। उसको आप नाराज करेंगे। उधर रशिया तो कुछ करने वाला है नहीं, क्योंकि वो खुद ही व्यस्त है यूक्रेन के साथ। जी। जो उसने संधि की थी अप्रैल के महीने में ईरान के साथ, वो संधि म्यूचुअल असिस्टेंस की थी, म्यूचुअल डिफेंस की नहीं थी। और ये साफ साफ है ना याद दिला दिया है ईरान को कि आपने हमारे साथ कोई म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी नहीं साइन की है। बिल्कुल, लेकिन शकील पानी जी, जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं विदेश मंत्री ईरान के मॉस्को पहुंचे हुए हैं, बातचीत तो होगी, आगे देखना होगा क्या इस बातचीत का परिणाम निकलता है। मेरे सहयोगी विवेक भी लगातार वॉर रूम से जुड़े हुए हैं। विवेक, देखिए जिस तरह के अभी फिलहाल हालात बने हुए हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि यूएनएससी में तो ये मामला चल ही रहा है, लेकिन इसको लेकर एक सत्ता पलट की बात भी सामने आ रही है, यानी कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है। खमेनेई छुपे हुए हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उनकी जान को बचाया जाए, बंकर्स में उन्हें छुपाया हुआ है। तो ये सब जो प्रकरण चल रहे हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है तख्ता पलट भी हो सकता है ईरान में? देखिए, तख्ता पलट की बात जहां तक है वो बहुत मुश्किल है, और ये बात चक्रपाणी सर भी मानेंगे। ईरान में खामनेई को हटा पाना, इट्स लाइक के आप लोहे के चने को चबाने की बात कर रहे हैं। वो उनकी रेजिम वहाँ पर है, 60-70% ऑफ द पीपल जो है ईरान के वो उनको सपोर्ट करते हैं। अगर आप देखिए ईरान की राजधानी तेहरान में कुछ जो विजुअल्स आए हैं, ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है अमेरिका के खिलाफ तेहरान के अंदर, और हज़ारों की संख्या में लोग उतरे और छोटे छोटे बच्चों के हाथ में प्रोटोटाइप वो जो खिलौने जैसे हथियार होते हैं वो डालकर उस तरह का प्रदर्शन किया गया है। और इसके अलावा जो है खामनेई नहीं तो कौन वहां पर, अगर खामनेई को हटाकर कोई दूसरा रिजीम लाना चाहते हैं, आपको ये नहीं भूलना होगा कि 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी, तब जाकर खुमैनी वापस आए थे, और अब जाकर खामनेई उनकी जो है सत्ता वो विरासत में संभाल रहे हैं। इसलिए जो इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 में हो चुका, आप अमेरिका चाह रहा है कि उसको वो पलट दे और 1979 का टाइम जो दोबारा से कर दे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सिर्फ एक चीज हो सकती है इस युद्ध से निकलकर जो सामने आएगा गीतू जी, वो ये है कि ईरान को कुछ समय तक परमाणु हथियार बनाने से
रोका जा सकता है या उसकी टेक्नोलॉजी को, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को 10 साल 20 साल पीछे किया जा सकता है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा टारगेट अमेरिका और इजराइल अचीव कर लेंगे ईरान में, ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता।